हेलो एवरीवन, आप सबका दी इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज हम इवेंट लूप के बारे में जानेंगे कि नोड जेएस में इवेंट लूप कैसे काम करता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। नोड जेएस जैसे कि सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बहुत लोगों को इसमें ये संदेह भी होता है कि ये सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं वो सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूट होता है, एक टाइम पे एक ही कोड एग्जीक्यूट होती है। लेकिन नोड जेएस में कुछ हिडन थ्रेड पूल होते हैं जो कि आपके ब्लॉकिंग कोड को वो उस थ्रेड पूल में एग्जीक्यूट करता है पैरेलली, ताकि आपका जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक ना हो। इसलिए इस ये डाउट होता है कि मतलब वो सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है। उसके कुछ डिफ़ॉल्ट 4 थ्रेड पूल होते हैं उसके, जिसे हम मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। तो जो भी आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हो वो आपका कॉल स्टैक में सिंगल थ्रेड में ही एग्जीक्यूट होती है। तो आते हैं हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि कॉल स्टैक एक होता है, इसमें इवेंट क्यू जिसे हम मैक्रो टास्क के भी नाम से जानते हैं, जिसके 6 फेजेस होते हैं: टाइमर्स, पेंडिंग कॉल बैक, आइडल प्रिपेयर, पोल, चेक, क्लोज कॉल बैक। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल्स के द्वारा जो कॉल बैक रजिस्टर होती है वो आपके टाइमर फंक्शन में रजिस्टर होती है, टाइमर फेज में रजिस्टर होती है। पेंडिंग कॉल बैक, कोई भी कॉल बैक अगर नेक्स्ट इटरेशन लूप के लिए डेफर्ड कर दिया जाता है वो पेंडिंग कॉल में रजिस्टर हो जाती है। आइडल प्रिपेयर आपका नोड जेएस इंटरनली यूज करता है। पोल फेज, कोई भी आईओ फंक्शंस कॉल होती है वो पोल फेज में रजिस्टर होती है। सेट इमीडिएट के द्वारा जो कॉल बैक रजिस्टर होती है वो चेक फेज में रजिस्टर होती है। क्लोज कॉल बैक में कोई क्लोजिंग इवेंट्स फायर होती है, उनके कॉल बैक्स क्लोज इवेंट कॉल बैक में रजिस्टर हो जाती है। माइक्रो टास्क क्यू आपका बेसिकली इवेंट लूप से रिलेट नहीं करता है। इवेंट लूप इनके कॉल बैक्स को नहीं पिक करके कॉल स्टैक में डालता है। तो माइक्रो टास्क आपका कोई नोड जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको माइक्रो टास्क का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म में माइक्रो टास्क क्वी भी होती है, जिसमें नेक्स्टिक क्वी और प्रॉमिस क्वी 2 फेजेस होते हैं। फिर आता है इसका लिव यू बी लाइब्रेरी, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये ब्लॉकिंग कोड को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो जब भी आप कोई भी नोड जेएस एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर पे, तो सबसे पहले वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे एक आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ये क्रिएट करता है और उसमें जो भी वेरिएबल्स, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, क्लासेस आपका ग्लोबली डिक्लेयर्ड हो जाती है और वो तब तक वहाँ पे प्रेजेंट होती है जब तक कि आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ताकि जब भी कोई आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे आता है और कोई हैंडलर फंक्शन जो होता है उस रिक्वेस्ट का, वो हैंडलर फंक्शन जब कॉल होती है तो उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर उस फंक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई एक और मेथड कॉल होती है तो वो फिर उसके ऊपर एक और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट होता है। जब भी वो फंक्शन एग्जीक्यूशन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो वो पॉप आउट हो जाता है, वो बाहर आ जाती है। फिर वो दोबारा वहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है नेक्स्ट लाइन से। फिर अगर दोबारा कोई फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब फंक्शन कॉल हो रही है तो दोबारा एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। उसके अंदर अगर कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक और फंक्शन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा और वो एक एक करके पॉप आउट होते जाएगा जैसे जैसे वो फंक्शन ख़त्म होते जाएगा। तो इस तरह से जब वो कोई भी अगर ब्लॉकिंग कोड इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नेटवर्क कॉल हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, तो वो लिव यू बी के थ्रू सिस्टम रिसोर्स को यूज़ करके
वो एग्जीक्यूट होती है वहाँ पे, जिसके वजह से वो मतलब ब्लॉक नहीं कर पाए मेन थ्रेड को, वहाँ एग्जीक्यूट होती है और उसके रिलेटेड कॉल बैक को वो फिर वापस पोल फेज में रजिस्टर कर देता है। अगर सेट टाइम आउट है तो टाइमर आपका यहाँ पे चलेगा, सिस्टम रिसोर्स को यूज करके वो टाइमर चलेगा। जब भी वो टाइमर फिनिश होगा उसका रजिस्टर्ड कॉल बैक आपका टाइमर फेज में आके रजिस्टर हो जाएगा। और जब अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस नेक्स्ट टिक फंक्शन कॉल हुआ है तो वो आपका इस क्यू में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये तब तक वेट करेगा जब तक कि ये कॉल स्टैक अपना काम ख़त्म ना कर ले। जब भी ये कॉल स्टैक अपना काम ख़त्म करेगा उसके जस्ट तुरंत बाद इसके नेक्स्ट क्यू के कॉल बैक को उठ के वो कॉल स्टैक में आ जाएगा। इवेंट लूप अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, जब तक कि ये दोनों क्यू ख़त्म नहीं होते इवेंट लूप स्टार्ट नहीं होगा। जब ये दोनों क्यू ख़त्म हो जाएंगे तो इवेंट लूप अपने आप वो प्रायोरिटी बेसिस पे फेज़ को उठाना शुरू करेगा, जब जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी टाइमर्स होता है। ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, टाइमर्स, पेंडिंग कॉल बैक, आइडल प्रिपेयर। फिर जब टाइमर्स की एम्प्टी हो जाएगा तो पेंडिंग कॉल बैक में आएगा, पेंडिंग कॉल के बाद आपका पोल फेज़ में आएगा। नेक्स्ट क्यू के द्वारा जो भी कॉल बैक रजिस्टर होती है वो मायने नहीं रखती है कि इवेंट लूप अभी किस पोजीशन में है, किस फेज़ में है, क्योंकि जब भी उसका करंट ऑपरेशन कंप्लीट होता है कॉल स्टैक का वो इमीडिएटली कॉल हो जाती है नेक्स्ट क्यू। और ये जब तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कि इसका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है। जब भी इसका क्यू एम्प्टी होता है वो आगे क्या क्यू आगे प्रॉमिस क्यू में आ जाता है, रिजॉल्व रिजेक्ट वाले क्यू में। ये जब कंप्लीट होता है तो फिर इवेंट लूप वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से वो अपना पॉइंटर छोड़ा हुआ होता है, तो फिर वो वहीं उसी पोजीशन से फिर से वो दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा इवेंट लूप के कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर है एग्जीक्यूट होने का, जो कि आपके असिंक्रोनस प्रोसेस को हेल्प करती है। फिर जैसे कि मान लीजिए ये 3 रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे सर्वर पे, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 3। ये पैरेलली रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे आ रही है। और उसके बाद ये क्या होता है, जब रिक्वेस्ट आती है तो HTTP पार्सर के थ्रू ये पास होती है। मतलब पहले वो HTTP पार्सर को कॉल करती है और ये HTTP पार्सर एक एक रिक्वेस्ट के लिए इवेंट ट्रिगर करता है, और वो इवेंट ट्रिगर एक उसके रिलेटेड हैंडलर फंक्शन को पोल फेज में रजिस्टर करता है। इवेंट लूप इमीडिएटली वो कॉल बैक को पिक करता है और वो कॉल स्टैक में डाल देता है। और वो कॉल स्टैक में यहाँ पे मान लीजिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए बन रखा है तो उसके ऊपर एक हैंडलर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो इसको जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा तो फिर वो दूसरे कॉल बैक पे आएगा, दूसरे कॉल बैक को चांस मिलेगा। इसी तरह वो उस क्विट को वो चलते ही जाता है और उसके फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को मतलब एक एक कॉल बैक को वो 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करता रहता है। इसमें भी एक सिस्टम हार्ड लिमिट होता है Node.js में, जो कि सिस्टम हार्ड लिमिट ये आपका सिस्टम डिपेंडेंट होता है। ये आपका लोकल सिस्टम या फिर आपका कोई भी आपका सर्वर है उसके सिस्टम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये हार्ड लिमिट सेट होती है। तो मान लीजिए आपका 100 ऑफ कॉल बैक्स रजिस्टर्ड है इस क्यू में, तो आपका 100 ऑफ कॉल बैक्स रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका जो हार्ड लिमिट है कॉल बैक्स का वो 80 है, 80 कॉल बैक है। तो वो आपका 80 कॉल बैक को ही कॉल करेगा और नेक्स्ट वो आगे बढ़ जाएगा, 20 कॉल बैक्स को वो छोड़ देगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि वो इसलिए ये हार्ड लिमिट सेट होती है ताकि वो कॉल बैक पोल फेज में ही ना फंसा रह जाए और भी अदर फेजेस को भी चांस मिले एग्जीक्यूट होने का, जिससे कि यूज़र का रिक्वेस्ट ब्लॉक ना हो। इसलिए सिस्टम हार्ड लिमिट Node.js में सेट होती है। आपके वो डिपेंड करती है आपके सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर कि आपके मेमोरी कितने हैं, आपके CPU कोर्स कितने हैं। इसी तरह से आपके हर एक सिस्टम रिसोर्सेज को एनालाइज करके वो हार्ड लिमिट सेट होती है। तो इसी तरह से आप देखें कि कैसे ये पैरेलली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और ये असिंक्रोनस होती है, तो जो जावा स्क्रिप्ट का सिंक्रोनस कोड है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है और जो भी ब्लॉकिंग कोड होते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं और वो आगे एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके रिलेटेड कॉलबैक्स उसके रिलेटेड फेजेस में रजिस्टर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ये एग्जीक्यूशन
एक जैसे ही वो कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ, इवेंट लूप दूसरे कॉल बैक को पिक करेगा और वो फिर से इस पे डाल देगा। तो वो क्या होगा कि वो पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, उसके कॉल बैक्स को तब तक चांस नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल बैक के अंदर जो कॉल बैक्स रजिस्टर्ड हुए हैं उनके कॉल बैक्स को तब तक चांस नहीं मिलेगा जबकि पोल क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रिक्वेस्ट, यूजर के रिक्वेस्ट पैरेलली कॉल्स हो रहे हैं। अब हम इसके डेफिनेशंस के बारे में थोड़े जानते हैं कि माइक्रो टास्क क्यू के जो फेजेस हैं और मैक्रो टास्क क्यू के जो फेजेस हैं उनके बेसिकली क्या क्या काम है और कैसे करते हैं। नेक्स्ट टिक, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि द कॉल बैक बाय नेक्स्ट टिक इज कॉल्ड आफ्टर करंट ऑपरेशन। ये जब भी कोई नेक्स्ट टिक के द्वारा कॉल बैक रजिस्टर्ड होती है तो वो करंट ऑपरेशन, मतलब कॉल स्टैक का जो करंट ऑपरेशन है वो वेट करता है, वो कॉल बैक नेक्स्ट टिक का कॉल बैक, कि जब तक वो करंट जब भी वो करंट ऑपरेशन कॉल होगा इमीडिएटली वो नेक्स्ट टिक के क्यू में इंटर करेगा और वो उसके कॉल बैक को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। जब वो कॉल बैक सारे उनके क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो वो फिर प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट पे वापस आ जाएगा और वहाँ से पे उसके सारे कॉल बैक्स को कॉल करना शुरू करेगा रिगार्डलेस ऑफ द करंट फेज। मतलब इसका ये मतलब है कि आपका जो इवेंट लूप है वो किस फेज में किस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका करंट ऑपरेशन जब भी कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट टिक के कोई उठाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रखता कि वो उस फेज़ को कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। वो फिर वहीं से स्टार्ट करेगा जब आपका नेक्स्ट टिक और प्रॉमिस रिजॉल्व क्विड एम्प्टी हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि नेक्स्ट टिक के बाद वो प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट में एंटर करता है। फिर आते हैं मैक्रो टास्क क्यू में। मैक्रो टास्क क्यू में आपका टाइमर्स है। द कॉल बैक शेड्यूल बाय सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल टाइमर फंक्शंस आर कॉल्ड इन दिस फेज। इन दोनों फंक्शंस के द्वारा जो कॉल बैक रजिस्टर्ड होते हैं वो टाइमर्स फेज में रजिस्टर्ड होते हैं और ये आपका फर्स्ट फेज होता है मैक्रो टास्क की। अगर कोई कॉल बैक कहीं पे भी अगर माइक्रो इवेंट लूप एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो वो टाइमर्स के कॉल बैक को पिक कर लेता है। पेंडिंग कॉल में कोई भी कॉल बैक जो डिफॉल्ट टू द नेक्स्ट इटरेशन लूप करते हैं वो पेंडिंग कॉल में रजिस्टर होते हैं और वो वहाँ पे कॉल होते हैं। आइडल प्रिपेयर नोड.js इंटरनली यूज करता है। डेवलपर को इस फेज़ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम आते हैं पोल इवेंट लूप के मेन फेज़ जो कि आपका पोल फेज़ है। जो भी आईओ फंक्शंस कॉल होते हैं उनके कॉल बैक्स आपके पोल फेज़ में रजिस्टर होते हैं। चाहे या फिर आपका कोई यूजर सेंड रिक्वेस्ट करता है तो उसका जो हैंडलर फंक्शन होता है वो आपका पोल फेज़ में रजिस्टर होता है। पोल फेज़ के दो मेन काम होते हैं। वो कैलकुलेट करता है कि कितना देर हाउ लॉन्ग इट शुड ब्लॉक, मतलब वो कितना देर मेन थ्रेड को ब्लॉक करके रखेगा। उसके बाद वो उसके इवेंट्स इन द पोल क्यू, मतलब उसके इवेंट्स को पोल क्यू के इवेंट्स को वो प्रोसेस करना शुरू करता है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि पोल फेज़ में क्या होता है। जब भी इवेंट लूप पोल फेज़ में, मान लीजिए इसके ये कॉल बैक्स हैं पोल फेज़ के, ये आप इसके कॉल बैक्स हैं। जब भी इवेंट लूप पोल फेज़ में एंटर करेगा सबसे पहले वो टाइमर्स फेज़ को चेक करेगा कि आपका टाइमर्स फेज़ में कोई कॉल बैक रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर कॉल बैक रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ से रैप होकर टाइमर्स फेज़ में चला जाएगा और उनके कॉल बैक्स को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो क्विड एम्प्टी हो जाएगी तो दोबारा वो पोल फेज़ में आएगा और पोल फेज़ में फिर वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। फिर वो जब एंड तक वो इनके सारे कॉल बैक्स को वन बाय वन करके ये एग्जीक्यूट कर लेगा। उसके बाद ये सेट इमीडिएट जो चेक फेज़ में रजिस्टर्ड हुए सेट इमीडिएट फंक्शन के द्वारा उनकी कॉल बैक्स को ये कॉल एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ठीक है, और इसके जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके सिस्टम डिपेंडेंट हार्ड लिमिट इज रीच्ड। ये अगर मान लीजिए इसका सिस्टम डिपेंडेंट हार्ड लिमिट 3 है और ये 3 कॉल बैक को ये ऑलरेडी कॉल कर चुका है वन बाय वन करके, तो ये यहाँ से बाहर आके चेक फेज़ में आ जाएगा। ये इन 2 कॉल बैक को कॉल नहीं करेगा क्योंकि इसका सिस्टम डिपेंडेंट हार्ड लिमिट 3 सेट है। ये आपका डिपेंड करता है आपके सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पोल फेज़ होता है इवेंट लूप में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चेक फेज़। चेक फेज़ में सेट इमीडिएट कॉल बैक्स आर इन्वोक्ड हियर। ये तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो सेट इमीडिएट फंक्शन के द्वारा जो कॉल बैक रजिस्टर होती है वो आपका चेक फेज़ में रजिस्टर होती है और वो यहीं पे कॉल होती है। फिर हम आते हैं क्लोज कॉल बैक। तो क्लोज कॉल बैक आपका
कोई भी क्लोजिंग इवेंट फायर होती है, जैसे सॉकेट डॉट ऑन क्लोज, सॉकेट डॉट डिस्ट्रॉय और कोई भी अदर्स क्लोजिंग इवेंट्स है, अगर वो फायर होती है तो वो आपका क्लोज कॉल बैक में रजिस्टर्ड होती है और यहाँ से वो कॉल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा नोड जेएस का इवेंट लूप जो इस प्रकार काम करती है जैसे मैंने आपको बताया। और इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन वह उसके लिए मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आप इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि इवेंट लूप कैसे काम करती है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा और आप अदर्स वीडियो पे जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो से आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप उस वीडियो को भी देखिए और इवेंट लूप को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए ताकि आपको कोई इंटरव्यू में कोई इवेंट लूप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।